दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इसमें हम 30 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। ये वीडियो दोस्तों, कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, इतिहास तो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी के जरिए भी कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। यूपी पीसीएस आरओ का, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एसएससी, सभी के लिए वीडियो दोस्तों रामबाण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल का समय क्या है? दोस्तों, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक का काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ये बसे दोस्तों पंजाब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों का मूल स्थान क्या है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान दोस्तों मध्य एशिया को माना है। क्या माना है? और सबसे अधिक प्रमाणित यही है, मैक्स मूलर का ही, मध्य एशिया से आए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव को माना है। और भारत की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को माना है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? तो ये था दोस्तों पितृसत्तात्मक, जिसके मुखिया पिता होते थे और मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप या गृहपति। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों पशुपालन एवं कृषि। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। जबकि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक जी हैं। ठीक है, तो चारवाक का चारवाक से याद कर लीजिए। और योग कौन करवाता है? बाबा रामदेव। और उनकी कंपनी का क्या नाम है? पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। कौन है? गौतम। जबकि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। कौन है? कपिल। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दर्शक, अब कंफ्यूज कहाँ पे होना है? पूर्व मीमांसा में या उत्तर मीमांसा में? तो उत्तर का ही मतलब क्या होता है? बाद होता है। क्या होता है? बाद। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण जी हैं। ठीक है। और जैमिनी क्या है? पूर्व मीमांसा के हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वितस्ता, आस्किनी, परसणी, सतुद्री, पिपासा, सदानीरा, गोमती, स्वस्त, कुभा, क्रुभ, दुसद्धति, इन सब नदियों का आधुनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। आस्किनी का क्या नाम है? चिनाब। परसुणी का क्या नाम है? रावी। सतुद्री का क्या नाम है? सतलज। विपासा का क्या नाम है? ब्यास। सदानीरा का क्या नाम है? गंडक। गोमती का क्या नाम है? गोमल। कुभा का क्या, स्वस्तु का क्या नाम है? स्वात। कुभा का क्या नाम है? काबुल। कुर्ब का क्या मतलब है? कुर्रम। और द्विसद्धति का क्या, किसका नाम है? घग्गर। ठीक है। तो इन सब का क्या है? ये है आधुनिक नाम। क्या है? आधुनिक नाम है। और जबकि ये क्या थे? ऋग वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में क्या थे? ये प्राचीन नाम थे इनके। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का जो दोस्तों प्रिय पशु था वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और जबकि सर्वाधिक प्रिय देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय वाक्य
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिएगा। जो प्रिय देवता इंद्र थे, इंद्र जो थे दोस्तों, ये युद्ध के नेता भी थे और वर्षा के देवता भी कहलाते हैं। ठीक है, युद्ध के नेता और वर्षा के देवता, युद्ध और वर्षा के इनके ऊपर ही डिपेंड था, इसके देवता थे ये। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच की मध्यस्थता के कारण सबसे अधिक याद किया जाता है। वरुण दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते हैं, समुद्र के देवता हैं। ठीक है, सत्य के प्रतीक हैं और ऋतु परिवर्तन या दिन रात के कर्ता धर्ता यही हैं। सोम दोस्तों वनस्पति देवता हैं, पूषण पशुओं के देवता हैं और आश्विन क्या है? विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। विष्णु को दोस्तों विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना गया है। मारुत को क्या माना गया है? आंधी तूफान के देवता यही हैं, मारुत। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाते थे? देवता अग्नि निभाते थे। कौन निभाते थे? अग्नि। जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जन के प्रमुख को दोस्तों क्या कहा जाता था? राजा। और राजा क्या था? प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा होता था। राजा के बाद कौन होता था? विस्पति। ठीक है, और विस्पति के बाद क्या होता था? ग्रामीणी। ग्रामीणी के बाद कुलप या गृहपति। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाइयां जो बटी हुई थी दोस्तों, पहले जन, फिर विस, फिर ग्राम और फिर कुल। ठीक है, ऐसे ही बटी हुई थी। तो जन के प्रमुख को राजा, विस के प्रमुख को विस्पति, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी और कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। ये दोस्तों क्रमशः इसलिए लिखा गया है क्योंकि जन के बाद विस और विस के बाद ग्राम, ग्राम के बाद कुल। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है और इनके प्रमुख को ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूँ, चावल, दही, मक्खन, घी, जौ, वैदिक काल में इन शब्दों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। गेहूं को दोस्तों क्या कहते हैं? गोधूम। क्या कहते हैं? गोधूम। चावल के लिए ब्री शब्द का प्रयोग हुआ है, दही के लिए दधी, मक्खन के लिए नवनीत और घी के लिए घृत और जौ के लिए यो। याद करना दोस्तों कोई कठिन काम नहीं है। जौ को यो याद कर सकते हैं, घी को घृत, गेहूं को गोधूम, ऐसे गेहूं से याद कर सकते हैं। चावल के लिए ब्री शब्द और दही का दधी, मक्खन के लिए नवनीत। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गाय, वेदों में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ दोस्तों अधन्या का, यानी इसको नहीं मारा जा सकता और इसकी जो हत्या करता था या घायल करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था या फिर उस देश से उसको निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो अधन्या शब्द किससे रिलेटेड है? गाय के लिए रिलेटेड है। किससे लिए? गाय से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो निष्क एवं शतमान। निष्क दोस्तों आभूषण था और सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या 108 है, जबकि वेदांत कितने हैं? 6 हैं और पुराण कितने हैं दोस्तों? 18 हैं। कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? तो ये है मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 19, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। यह दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसकी रचना किया गया है। ये गायत्री मंत्र दोस्तों सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, यही गायत्री मंत्र है दोस्तों। इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र जी ने किया था। लोहे की खोज किस काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20, तो लोहे की खोज दोस्तों हुई थी उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। श्याम से मतलब क्या होता है? काला। और लोहा का रंग कैसे होता है? काला। और तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस। क्या कहा जाता है? लोहित अयस। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि लोहे को लोहित से जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। श्याम का मतलब होता है काला या कृष्ण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है काला और लोहा का रंग कैसा होता है? काला। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21,
रामायण और महाभारत की रचना किसने किया था? तो रामायण, जिसे आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। और महाभारत की रचना किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत का पुराना नाम दोस्तों जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, किस रचना में नारी को सुरा यानी कि शराब और 5-7 जुआ के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? यानी कि नारी, शराब और जुआ, ठीक है, ये क्या है? समाज की 3 बुराइयां हैं। इसको वर्णन किया गया दोस्तों मैत्रायणी संहिता में। किस संहिता में? मैत्रायणी संहिता में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ, इन ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है? तो शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। इनमें दोस्तों कृषि संबंधी जानकारियां और स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी माना गया है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, तो इसका उल्लेख मिलता दोस्तों अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। सभा राजा का चुनाव करती थी और कोई भी समस्या होती तो एक बैठक होता था। ठीक है, तो उस बैठक में सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता था। ठीक है, अधिकतर समाधान इसी के द्वारा किया जाता था। और समिति क्या थी दोस्तों? ये राजा को स्पष्ट राय देती थी। क्या देती थी? स्पष्ट राय देती थी। क्वेश्चन नंबर 25, अस्तो मा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 26, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता और यम का संवाद दोस्तों किस में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। इसमें अध्यात्म विषय के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल में ही दोस्तों क्या बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया है दोस्तों चातुस्वर्ण। ठीक है, चातुस्वर्ण की समाज की कल्पना दी गई है। इसमें यह माना गया 4 वर्ण जिसे आप जानते हैं। ठीक है, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इनकी जो है कहाँ पे वर्णन दिया गया है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है जिसे 10 राज्य का युद्ध कहते हैं। यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 राज्य का युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परसुणी नदी के किनारे। ठीक है, परसुणी को आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है, यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ। इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 29, कि किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो याद कर लीजिए दोस्तों, जबाल उपनिषद में। किसमें? जबाल उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता दोस्तों भागदूध। क्या कहा जाता था? भागदूध। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता दोस्तों अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 31 क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हैं ये सुपरफास्ट रिवीजन हो रहा दोस्तों आपके बीच में RO के लिए, UP PCS के लिए। ठीक है, या आपका और भी कोई एग्जाम आने वाला है, इन सब के लिए वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है ये। तो दोस्तों लगातार चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।